हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है असरार पाठशाला में। मैं आज अपना क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक शायरी सुनाना चाहता हूँ, मोटिवेशनल वाला, जो कि आप लोगों को पढ़ाई में मोटिवेट करे। तो शायरी है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हम आज शुरू करने वाले हैं किसलय भाग 3 का 7वां चैप्टर, जो कि ठेस है। तो आज का जो शीर्षक होने वाला है मेरा ठेस है, समझ लिए। और जो ठेस जो कौन सी विद्या है, अगर पूछा जाए कि ठेस कौन सी विद्या है, कहानी है, नाटक है, या कविता या रेखा चित्र है, तो कौन सी है? कहानी है। उनकी ठेस कहानी के जो लेखक है या रचनाकार बोल सकते हैं, वो कौन है? वो फणीश्वर नाथ रेणु है। रेणु इसका उपनाम है। ये अगर कहानीकार अगर पूरे नाम के बजाय छोटे नाम का यूज करता है, इस्तेमाल करता है, उसी को कहते हैं उपनाम। कहानी का सारांश हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग ये कहानी का सारांश अभी संक्षिप्त में समझेंगे, इसके बाद विस्तार में भी समझेंगे हम लोग। तो ठेस कहानी मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावपूर्ण दर्शन है। ठेस कहानी जो है ना, ये मिथिलांचल की, ये एक एरिया पड़ता होगा या कोई क्षेत्र है, उनके एरिया की समझ लो कि, या क्षेत्र की लोक संस्कृति, लोग वहाँ पे कैसे रहते हैं, रहन सहन, खान पान, समझ लो क्या पहनते, क्या खाते, कैसे रहते, उसके बीच कैसा व्यवहार है, उनका ये प्रभावपूर्ण दर्शन ये कहानी हम लोगों को कराता है। ठेस कहानी, ये कहानी कलाकार की जिंदगी की विशेषताओं का वर्णन करता है। ये कहानी जो है, कलाकार की जिंदगी कैसी होती है, वो कैसे एक दूसरे के साथ कमाई करते हैं, कैसे रहते हैं समाज में, कैसे अपना मान के चलो रोजगार पाते हैं, उनकी जिंदगी को ये दिखाता है इसमें, इस ठेस कहानी में। श्रम के प्रति सम्मान की भावना, श्रम के प्रति सम्मान की भावना। कोई आदमी अगर कोई मेहनत करता है, मजदूरी करता है, या अपना कोई कारीगरी करता है, उसके पीछे पीछे कुछ सम्मान होता है, तभी वो कुछ करता है। चाहे तो पैसे से सम्मान दे सकते हैं, या कुछ और कोई सम्मान हो सकता है। तो उनकी सम्मान की भावना होना चाहिए, उसके बीच में कैसा व्यवहार होना चाहिए, बातचीत कैसा होना चाहिए उसके साथ। रिश्तों की गहराई और मनुष्यता को समझने में योगदान महत्वपूर्ण है। रिश्तों के बीच क्या महत्व होना चाहिए एक दूसरे के बीच, और मनुष्यता में कैसा हम लोगों को जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये हम लोगों को ठेस कहानी बताता है। तो चलिए हम लोग समझ लिए कि संक्षिप्त में हम लोग ठेस कहानी को समझ लिए कि ये हम लोगों को क्या संदेश देती है। अब लगे हाथ हम लोग महत्वपूर्ण शब्दार्थ की ओर भी चलते हैं। कई कई बार ऐसा होता है कि शब्दार्थ के एक शब्द से ही पूछ लेता है कि इसका अर्थ क्या है। तो इसलिए हम साथ में लेकर इसको भी चलते कि जो थोड़ा बहुत हम लोगों को कहानी पढ़ने में भी सहायता करता है। तो शब्द लिए, इधर अर्थ है मेरा पतीली है। पतीली तांबे, तांबे पीतल आदि का ऊंचे किनारे वाला बर्तन होता है। तांबे का ऊंचा किनारा वाला जितना भी बर्तन होता है ना, जो बड़ा होता है और ऊंचा होता है, तो उसको कहते हैं पतीला या पतीली, अपने भाषा में बोल सकते हैं। ललचाई, सॉरी, पनियाई है। पनियाई मीन्स ललचाई है। पनियाई जैसे भी हमारे पास अगर कोई चीज ऐसा आता है जो कि खट्टा हो, जैसे कि इमली, तो उसके जैसे नाम ले लेता है अगर कोई, तो हम लोगों के जीभ में पानी आता है, तो पानी को ही बोल दिया वो पनियाई। तो उसी का मतलब हो गया वो ललच गया उस चीज के लिए, तो उसी को कर दिया उन्होंने ललचाई। झाल, झाल देखो, किसी बात को अगर किसी को गुस्सा अगर लग जाता है, नहीं कहता है कि झाल लग गया इस बात को, तो ये हो गया कटुता या कड़वा उसको लग गया होगा। चीक किसको कहते हैं? बांस की तीली से बना पर्दा। ये पहले जमाने में इस्तेमाल में था, अब नहीं है, उतना नहीं है, समझ लीजिए। तो उस जमाने में चीक चलता था, जो कि बांस की तीली से बनता था पर्दा। नैनू मन से मक्खन या घी बोल सकते हैं, होता है। और शीतल पाटी, इसका जिक्र बहुत इस खैस कहानी में हुआ है। तो शीतल पाटी चिकनी और पतली चटाई, चिकनी और पतली चटाई जिस पर लोग भोजन करते थे, कई कई बार आराम भी क्या करते थे, उसी को कहते थे शीतल पाटी। कहानी कहना क्या चाहता है पूरा विस्तार से हम लोग समझेंगे, विस्तार में सारांश समझ लो इसका। तो खैर जो कहानी है उसमें पात्र जो होता है ना, पात्र जो किरदार होता है उसका, वो सिरचन होता है। सिरचन एक काली कलाकार है, जो कि बहुत सारे चीक, शीतल पार्टी, ऐसे बहुत सारे चीज बनाते हैं, जो कि एक कलाकार है। उसी का पात्र इसमें ठेस कहानी में दिया गया है।
तो ठेस कहानी में जो सिरचन पात्र है, तो सिरचन एक कलाकार होता है जो कि वो गाँव में एक मजदूरी का भी काम करता है। और ऐसा मान के चलो वो काम करते हैं कि अगर कोई भी मजदूर अगर 9 बजे अगर जाने का समय रहता है, तो वो 10 या 11 बजे निकलता है और हाथ में खुरपी लेता है और टहलते-टहलते उसके खेत पे पहुँचता है। इसीलिए लोग उसको काम भी नहीं कराना चाहता है और लोग ऊपर से ये भी कहते हैं कि वो कामचोर है, चटोर है और बेकार नहीं, बेगार है समझ लो। बेकार तो होता है एक और उससे भी खत्म समझ लो, खत्म आदमी उसी को कहते हैं बेगार। तो ऐसा-ऐसा उनको बताया गया है। और उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ है कि जो कि मान के चलो किसी का अगर कोई मज़दूरी करने गया, तो उसके घर की बुराई करने लगा कि इसमें दिया गया है कि एक लड़का था, जो कि पंचानंद का छोटा लड़का था और वो ब्राह्मण टोले का था। तो उसकी भाभी को उन्होंने देखा कि नाखून खोद के थाली में खाना परोसती है और दाल में कोई इमली वगैरह मिलाया होगा तो ऐसे बोलते हैं कि कोई अगर मिलाता है, ये तो कुम्हारों के यहाँ करता है, तुम्हारी भाभी ने ये कहाँ सीखी? ये दूसरों के खाने के बारे में भी समझ लो बुराई करते थे, इसलिए लोग उसको ज़्यादातर काम नहीं देता था और वो काम भी उतना नहीं करता था फुर्ती से, इसलिए समझ लो कि उसको कोई काम नहीं देता था। इसी तरह से ये जो कहानी कहानी जो रचनाकार है या कहानीकार है समझ लो, वो उसी समय मान के चलो उसकी जब माँ उसको सिरचन को बुलाने जाता था तो कभी या कहानीकार जो लेखक है, वो बहुत बार सोचता था कि जब मम्मी अगर वो सिरचन आएँगे तो अच्छे-अच्छे पकवान की वो करते हैं, ख़्वाहिश करते हैं, ज़्यादा मान के चलो खाने-पीने का सामान पे ध्यान देते हैं। इसलिए खाने से उसका खाना का इंतज़ाम पहले कर दीजिए तभी मैं बुलाने जाऊँगा। तो अम्मी इस बात से वो गुस्सा हो जाती थी। तो कुछ समय के दिन के बाद ऐसा आता है कि उसकी जो लेखक जो होते हैं ना, लेखक का छोटी बहन जो आती है, उसका नाम मानू रहती है। तो मानू ससुराल से आती है, नया-नया शादी होता है उसके वो ससुराल से आती है। तो ससुराल से आती है तो मानू का जो दूल्हा होता है ना, मानू का दूल्हा हम लिखे हैं मानू का दूल्हा। मानू का दूल्हा जो था मानू का दूल्हा वो अफ़सर आदमी था और उन्होंने एक चीज़ और बोला था कि जब आप घर जाइएगा उधर से वापस जब आएँगे, तो 3 जोड़े चीक और पटेर की शीतल पार्टी ज़रूर लेते आइएगा। मिठाई नहीं, शीतल पार्टी और चीक ज़रूर लेते आइएगा, इसीलिए वो बनवाना भी ज़रूरी था। तो ये बनाता था, सिरचन बनाता था। सिरचन बेचारे समझ लो बेकार नहीं, बेगार आदमी समझता था लोग, लेकिन ये अच्छे-अच्छे काम भी करते थे लोगों के। तो इसलिए उसको बुलाने का बुलावा भेजा, तो लेखक जाते हैं उनको बुलाने के लिए तो वो समझ लो आ जाते हैं उसके यहाँ। तो उन्होंने एक शर्त रखता है समझ लो या एक हिसाब से देने का ही नहीं मान के चलो, उन्होंने एक रेशम का इसमें लिखा है कि असली मोहर छाप वाली चीक और शीतल पाटी बनाने के लिए असली मोहर छाप वाली धोती का वो माँग करता है। माँग नहीं करता ये अपनी तरफ से देने का ये एक समझ लो कि वो रखता है, प्रस्ताव देता है कि ये अगर हमको बना के दे दोगे, तो आपको हम एक मोहर छाप वाली धोती मैं आपको एक हिसाब से दूँगा। और सिरचन जो होता है ना वो पैसे में कोई उसको काम नहीं कराता है, इसलिए भरपेट जितना भी खाना खा लेगा, उसी में वो काम करके वो दे देता था। उसमें ये भावना थी समझ लो लोगों के प्रति। तो जब मान के चलो जब बनाने का जो दिया था तो उसको बना के देना था, तो उन्होंने अपने काम को स्टार्ट कर दिया, अपने छोटी-छोटी समझ लो पान की जैसे समझ लो चाकू से वो काटना स्टार्ट कर दिया और बनाने लगा शीतल पाटी और चीक। इतने में होता क्या है कि अ, उसकी जो पतोह होती है उसमें से मंझली पतोह को पता चलता है कि अच्छे धोती असली मुहर छाप वाली धोती देने से अच्छा शीतल पाटी और चीक बनता है। तो पहले भैया को कॉल कर देते कि उसको कॉल करके ये देना पड़ता था, अच्छे बनता है, तो हम भी देते, समझ लो। तो ये लगे हाथ सिरचन को भी सुनाई दे देता है। तो वो उसपे टोक देकर बोल देता है कि उम, बहू अ, अच्छी शीतल पाटी और चीक बनाने के लिए धोती नहीं मुहर वाली धोती और रेशम के कुर्ते की भी ज़रूरत होती है, तब भी ये ऐसे नहीं बनेगी। तो उनको ये बात का गुस्सा लग जाता है। इतने में मान के चलो खाने-पीने का टाइम हो जाता है, तो खाना-पीना उनको दिया जाता है। उसके बाद फिर
इतने में होता है क्या कि अ, मम्मी किचन के कामों में व्यस्त था, तो वो अपने मंझली पुतोह को कहती है कि इनको थोड़ा जाके बूंदिया दे दो सिरचन को कोई भी। तो वो सिरचन जो था वो चूड़ा और गुड़ खा रहा था। तो चूड़ा और गुड़ नहीं खा रहा, तो उसको जब देने का तो इस बात से गुस्सा हो गई थी कि अच्छे शीतल पाटी और चीक बनाने के लिए असली मोहर छाप वाली धोती नहीं, रेशम बिक के कुर्ते भी देंगे तो भी तो नहीं बनेगा, ये दिल से बनता है, समझ लो। तो ये गुस्सा लग गया था, तो जैसे बूंदिया देने गया तो वो फेंक के दे दिया। जब फेंक के दिया तो समझ लो कि वो गुस्सा हो गए सिरचन। सिरचन जब गुस्सा हुआ तो इतने में वो खाना पीना वो खा लिया सही से, उसके बाद फिर से काम में लग गया। इतने में मानू दीदी जो है ना, वो मंडप के लिए या कहीं भी मान के चलो जा रहे थे पान का बीड़ा लेके। तो एक पान का बीड़ा उसको देता है और कहता है कि सिरचन काका, आप यहाँ पर आए हैं, 4-5 लोग हैं, बहुत सारे बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें होती है, सभी लोग अलग अलग तरह के बोलते हैं, सभी के बातों पर मत ध्यान दीजिएगा, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए और जल्दी से जल्दी हमको ये बनाकर दे दीजिए, क्योंकि हमको घर भी जाना है। तो इसने बात पर जब होती है ना, तो ज्यादा आगे क्या होता है कि अ, उसके जो पतोह थी, मंझली पतोह, तो माँ के पास तो बोली कि देखिए माँ, सिरचन ऐसे ऐसे छोटे जात के आदमी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनके शोभा नहीं देते हमको। तो जैसे उन्होंने ये बात सुना कि इनको थोड़ा बात कहा है उनको या कुछ गलत चीज बोला है, तो तुरंत वो एक्शन में आ जाती है और वो जाके सिरचन को बड़बड़ाने लगता है कि जो भी तुमको घटा है तो हमसे पूछो जाके, तुम दूसरों को क्यों बोलते हो। तो ये जब सुनते हैं तो सिरचन बेचारा मायूस होकर वो अपने कामों में लगे रहते हैं, उनके बातों को उतना गुस्सा नहीं मानते हैं। फिर क्या होता है कि उनकी जो मंझली भाभी थोड़ी देर में क्या देख लेता है कि उनको पान का जो बीड़ा मानू ने दिया था वो खा रहा था। तो उसी समय जब जब मंझली भाभी को देखते हैं ना, तो सिरचन क्या करने लगता है कि थोड़ा अपने भाव से कहने लगता है कि वो गमकौवा जर्दा थोड़ा लाइए ना, कि हम लोग खाएंगे, हम खाएंगे। तो मंझली भाभी पूरा कई बातों से जली भुनी रहती थी, समझ लो। तो वो क्या किया कि फिर से उन्होंने वो टोक लगाना स्टार्ट कर दिया, और फिर उसके बाद अ, उसके जो सासू माँ थी, तो उन्होंने ज्यादा मान के चलो उनको कुछ बोल दिया। तो उससे वो समझ लो एकदम पूरा सिरचन को गुस्सा आ गया, एक बात का ठेस आ गया, समझ लो। और वो थोड़ी देर में क्या हुआ कि उनका काम जो भी था वो रुक गया, और वो अपने झोला झमेट जितना भी था सामान को समेटा और वहां से चलते बना। तो जब ये देखा तो मन के चलो उनकी चाची जब देखी ये सब चीज, तो वो बोला कि हाय, ये क्या कर दिया। 9 रुपए का साड़ी, सॉरी, 9 रुपए का जो धोती आता है छाप वाली, कितने महंगे आते हैं, ऐसे काम करके अधूरे छोड़ के चले जाते, मेरा छोड़ के चले गए, अब मेरा क्या होगा। इतने में मानू जब ये सब चीज देखती है तो मानू हाय समझ लो हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, अधूरा चीक रह गया, अधूरा शीतल पार्टी रह गया, तो हम क्या करेंगे अब जाएंगे ससुराल अगर, तो वहां पर सब लोग बोलेंगे कि वहाँ की चीक लाए, वहाँ की शीतल पार्टी लाए। तो अगले बार जो शीतल पार्टी और चीक जो बना कर ले गए थे वहाँ पे मानू, तो वो वहाँ के जितने भी लोग थे, जितने भी कलकत्ता से पटना से लोग आए थे, सब लोग उनकी तारीफ कर रहे थे कि शीतल पार्टी बहुत अच्छा है। इसलिए अब वो क्या करेगी, अब कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए वो अपने भाभी को भी मान के चलो इसका ये होने का पछतावा नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये कराया है। तो क्या होता है कि दूसरे दिन उसका ट्रेन रहता है, वो फिर जाने को तैयार रहता है, उसके बाद वो स्टेशन भी चले जाती है, उसके बाद वो दिन अपने अपने मन में सोचते रहते हैं कि अधूरा चीक वो ऐसे ले लेती है, और अपने मन में सोचते रहते हैं कि क्या होगा ये इसका, अब मान के चलो कुछ हो भी नहीं सकता है। लेकिन लेखक भी मनाने का कोशिश करता है कि आप चलिए बना दीजिए, लेकिन वो भी नहीं मानता है कि तुम्हारे घर में एक एक अच्छे लोग थे, वो लोगों ने अब उनको समझ लो कि बुरा भला कहा। क्या मैं खाने को मजबूर हूँ, क्या मेरा घर वाले रहता तो क्या मेरा हाल ऐसा होता। ये सिरचन अपना कहानी सुनाते हैं, लेकिन अब वो सब चीज खत्म हो गया है। अब वो सब चले गए हैं कहाँ पर, वो अधूरा चीख समेट कर मानू दीदी स्टेशन पर चली गई, और कभी खुद, सॉरी, लेखक जो होते हैं वो खुद उसको पहुंचाने के लिए जाती है। तो वो जाती है जब, तो अब थोड़ी देर में गाड़ी स्टार्ट होने वाली ही समझ लो थे, तो वो दौड़ते हुए गठरी लेकर, समझ लो उसमें शीतल पाटी थी, चीक थी, लोअर लेकर
दौड़ते-दौड़ते उसके पास जाते हैं और कहता है कि दरवाज़ा खोलिए मानू दीदी। तो जब देखते हैं ना लेखक तो कि सिरचन है तो दरवाज़ा खोलता है, बाकी बात वो जल्दीबाजी में उसको चीख और शीतल पार्टी देती है और उसमें उस समय में मानू दीदी उसको पैसे देने का भी कोशिश करती है, लेकिन वो समझ लो एक कर्रा की वजह से समझ लो अपने गुस्सा की वजह से पर गुस्सा के प्रति की वजह से उसके पैसे नहीं लेते और हाथ जोड़कर उसको वो उसको नहीं लेते और रखने को बोल देते हैं, समझे? तो उसके बाद क्या होता है कि वो लेकर चले जाते हैं और मान के चलो जब वो लेखक उनको देखते हैं ना तो इतना अच्छा उसको लगता है शीतल पार्टी और ठीक लगता है कि अभी अभी बना के दिया उन्होंने। तो यहीं पर उसका कहानी पूरा समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। थैंक यू।